हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स फीमेल जो कि 29 जून 2021 को हुआ था। और ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम डिसिप्लिन 8 डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट सेक्शन होगा फिजिक्स पोर्शन का। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट सेक्शन डिसिप्लिन 8। क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, अगर वो किसी सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जनरली उसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, लेकिन अगर हम ओमेगा के टर्म में बात करें तो फॉर्मूला वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। और इसको वी को आप रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में आर। तो आर से आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। देखो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी v को कांस्टेंट माने तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन्वर्सली डिपेंड करेगी 1/r पर। दूसरा, अगर ओमेगा कांस्टेंट माने तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगी r पर। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ कंडीशन देनी चाहिए थी कि कब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस में रिलेशन पूछना चाह रहे हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो 1/r होगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो डायरेक्टली r पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फर्मी एनर्जी ऑफ मेटल एट टी इक्वल टू 0 केल्विन क्या होता है। देखो पहली बात तो जो नंबर ऑफ डेंसिटी है वो ए की पावर, मतलब जो भी फर्मी एनर्जी होती है उसकी पावर 3/2 पर डिपेंड करता है। तो एक तो डिपेंडेंस की बात है। दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है पाई अपॉन में 3 8 m अपॉन में h का स्क्वायर की पावर 3/2 की और पावर e की पावर 3/2। तो यहाँ पर वैसे भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन एयर ड्रैग एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किस पर कैसे डिपेंड करती है। जो एयर ड्रैग होती है, देखो ड्रैग फोर्स क्या है, जैसे मान लीजिए आप हवा में पैराशूट खोल रहे हैं तो आप जब नीचे आएंगे तो ऊपर की तरफ एक वायु एयर ड्रैग फोर्स लगाएगी। तो जो एयर ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है लॉरेंस नंबर फॉर सोडियम मेटल। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। लॉरेंस नंबर सोडियम मेटल के लिए रहेगा 2.17 10 की पावर -8। नेक्स्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन द ऑर्डर ऑफ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की आएगी -5 10 की पावर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। देखो अगर हम फंडामेंटल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये सब फंडामेंटल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाकी जितने भी फोर्स आप सुनते होंगे वो सब नॉन फंडामेंटल फोर्स होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नॉन फंडामेंटल फोर्स है। बाकी इलेक्ट्रोवीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब फंडामेंटल फोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। देखो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना होगा, 10 रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होगा इफ दे आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए क्यू है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो एफ इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई। और जब उस पर क्यू ई फोर्स लग रही है तो वो उसके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई अपॉन में एम। यानी कि एक्सेलरेशन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंपेयर करना है। तो आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के लिए। तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली मास पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों बाकी चीज़ें सेम है दोनों के लिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा उनके जो मास होगा उसके रेशियो पर। तो हम कह सकते हैं पूछा था रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, तो हम क्या कहेंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। तो इन द रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन मासेस, ये आप कहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन का मास ऊपर, इलेक्ट्रॉन का नीचे, ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, अगर मान लीजिए एसेंट्रिसिटी 1 से कम है तो कॉनिक सेक्शन किस तरह का होगा। तो पहले मैं आपको एसेंट्रिसिटी का सब कुछ बता देता हूँ। देखिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, अब देखो क्योंकि सर्कल कंप्लीटली सर्कुलर फॉर्म में होता है तो उसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी 0 होगी, मतलब जो जितना परफेक्ट सर्कल उसकी एसेंट्रिसिटी उतनी कम। और एसेंट्रिसिटी इलिप्स की होती है ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0.5 के आसपास। और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है लेकिन इन्फिनिटी से कम होगी। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो बिल्कुल भी सर्कुलर नहीं है तो उसकी जो इन्फिनिटी उसकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो इन्फिनिटी होगी। तो आप ध्यान रखना, सर्कल के लिए 0, सर्कल के लिए 0 काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। इलिप्स के लिए जो वैल्यू होगी एसेंट्रिसिटी की वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है, लेकिन लेस देन रहेगी 1 से। और एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला के लिए 1, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो कि ग्रेटर देन 1 रहेगी लेकिन लेस देन रहेगी इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी लिख देते हैं। और स्ट्रेट लाइन की इन्फिनिटी रहेगी। अब यहाँ पे कहा था कि एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो कॉनिक सेक्शन कौन सा होगा, तो 1 के लिए मतलब 1 से कम कब होगी, जब वो इलिप्स होगा। ठीक है, लेस देन 1 बोला है, अगर 0 बोल दो तो हम सर्कल लेते हैं, 1 होती तो पैराबोला, हाइपरबोला के लिए 1 से ग्रेटर होती है। तो आप ये चीज़ नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। Which method is particularly useful for determining the orientation of single crystal? तो सिंगल क्रिस्टल के लिए आपको अगर ये पता करना है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है तो आपको यूज़ करना होगा ल्यू मेथड। ब्रेग मेथड डिफ्लेक्शन में यूज़ होता है, उसका जो दो एटम हो गए उनके बीच का सेपरेशन इंटरप्लेनरी स्पेसिंग फाइंड करने के लिए ब्रेग मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो उस पर ये फोर्स लगती है F = q v क्रॉस b। और ये जो फोर्स होती है परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो जब वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है, बाहर से आ रहा है, ध्यान रखना बाहर से आ रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो एक सेमी सर्कल बनाते हुए बाहर चले जाएगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या है देखते हैं। अच्छा, सर्कल कब बनाता है, जब वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में हो तब कंप्लीट सर्कल बना पाएगा, लेकिन बाहर से आकर के एंटर कर रहा है तो सेमी सर्कल होगा। अब पहला ऑप्शन है इट विल टर्न इन सेमी सर्कल, वो तो सही है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। नो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑन मोशन ऑफ प्रोटॉन, नहीं ऐसा नहीं है। देखो फोर्स अप्लाई करेगी मैग्नेटिक फील्ड उस पर। प्रोटॉन विल मूव इन स्ट्रेट इन सेम डायरेक्शन बट विल गेट मोमेंटम, नो। एक और चीज, जब पार्टिकल सर्कल मोशन में सेमी सर्कल मोशन में ट्रेवल कर रहा होगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी और जो वर्क डन होगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड वो 0 रहेगा और काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जब वो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है उसके बाद। तो ये भी आंसर गलत हो गया। बट प्रोटॉन विल कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन तब होता जब फोर्स यह कह सकते हैं अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होता तब उस पर फोर्स नहीं लगती, तब न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फॉलो होता और जो जिस लाइन में चल रहा है उसी लाइन में चलता रहता है विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये चीज तब सही होती फोर्थ स्टेटमेंट जब थीटा 0 होता, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलली एंटर कर रहा होता मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये आंसर सही नहीं होगा, तो सही होगा ऑप्शन फर्स्ट। और जो रेडियस का फॉर्मूला होता है R = होता है mv/qb, मतलब जो सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम पीरियड ना तो रेडियस पर डिपेंड करता है ना वेलोसिटी पर। और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल आप कर दीजिए तो qb/2πm हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है AVF साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस एनर्जी बियॉन्ड। तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन याद ही रखना होगा, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखो ओम्स लॉ ने बताया था कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है। तो ये चीज सिर्फ सेटिस्फाई कौन करते थे, जो कि ओमिक रेजिस्टेंस होते थे, मतलब कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, जैसे कॉपर वायर हो गया या टंगस्टन वायर, कार्बन रेजिस्टर, ये सब ओमिक कंडक्टर है। लेकिन डायोड, सेमी कंडक्टर, ये सब नॉन ओमिक होते हैं। उसमें जैसे आप पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ भी अगर देखोगे करंट और वोल्टेज का, तो कुछ इस तरह से वो आता है, मतलब यहाँ पर मैं वोल्टेज ले रहा हूँ और यहाँ पर करंट। तो
तो देखो वोल्टेज और करंट मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है, और ग्राफ इस तरह से होता है फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे, मतलब कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता डायोड में, सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन डायोड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज प्रेजेंट इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ट्राइक्लिनिक टाइप का क्रिस्टल रहता है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन क्रिस्टल स्कैटरिंग फैक्टर FC एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर F एंड द लेटिस स्ट्रक्चर SC। देखो इन दोनों में, मतलब तीनों में जो रिलेशन होगा वो होता है F इक्वल टू FC अपॉन में SC। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है डैम्पिंग फैक्टर का डायमेंशन क्या होता है। तो डैम्पिंग फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एंड स्टिल रिमेन्स इनवेरिएंट इज नोन एज। तो इस तरह की सिमेट्री को जब आप उसको इन्वर्ट कर रहे हो तो वो कहलाएगी इन्वर्जन सिमेट्री, इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट हाई टेम्परेचर हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। और देखो सॉलिड के लिए जो हाई टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट होती है वो डायरेक्टली R पर डिपेंड करेगी, और रेशियो में, मतलब अगर उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो 3R के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3R। देखो ये ग्राफ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर के बीच में। हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट हो जाती है और 3R के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एजम्पशन ऑफ ड्रूड लॉरेंस थ्योरी अबाउट द मेटल। देखो इसमें आपको सही स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही, विच इज नोट बताना जो एजम्पशन नहीं थी ड्रूड लॉरेंस थ्योरी की। पहला ऑप्शन है द इंटरेक्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन देमसेल्व्स इज टू स्मॉल एंड कैन बी इग्नोर्ड। तो ये इन्होंने एज्यूम करी थी, ये मतलब सही है। सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव ऑल अराउंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। तो ये भी उनकी एजम्पशन थी। फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस एंड ओबे काइनेटिक थ्योरी एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी उनकी स्टेटमेंट है। फोर्थ है नेगेटिवली चार्ज आयन लोकेटेड एट द लेटेस्ट साइट ऑफर्स अ यूनिफॉर्म पोटेंशियल इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसा नहीं होता है, ये एजम्पशन इसकी नहीं थी, तो यहाँ पर आंसर सही होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल फोर्स क्या होती है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स मान लेते हैं, दो पार्टिकल मास m है, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो इस लाइन के अलोंग लगेगी, जो लाइन इनके सेंटर को सेंटर से जोड़ रही होगी। तो इस तरह की फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है, जो सेंटर टू सेंटर लगे। और यहाँ पर पूछा है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वो भी बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें अगर आप कोई वर्क डन कर रहे हो और उस फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करता हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हो, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या फिर स्प्रिंग फोर्स, ये सब कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और जब भी सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो जब भी सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स होगी उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो मोशन होगा पार्टिकल का, मोशन ऑफ पार्टिकल वो एक प्लेन में होगा, विल बी इन अ प्लेन। आप देखते हो जितने प्लेनेट मूव करेंगे वो एक प्लेन में मूव करते हैं, ठीक है। दूसरा, जो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी की बात मैं करूँ तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो भी कंजर्व रहेगा, या कह लो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व लिख देते हैं। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं विच वन, हमें ये बताना है कौन सा फीचर नहीं है सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स का। तो पहला है द पार्टिकल मूव्स ऑलवेज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बात मैंने आपको बताई थी कि जो पार्टिकल होता है वो एक प्लेन में मूव करता है,
सेकेंड है द टोटल पोटेंशियल एनर्जी नॉट कांस्टेंट, ये गलत है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो हमें तो ये बताना नॉट ऑफ फ्यूचर, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो ये बात सही है। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जब भी सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स लग रही होगी तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा अबाउट द सेंटर पॉइंट।